हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में कि अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है। तो देखिए, अभी तक जो हम पढ़ाए थे, छोटा छोटा जो वर्ड बता रहे थे, वो अकाउंटिंग टर्म्स था। क्या था जी? और उसमें बहुत सारे वर्ड के बारे में हमने जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब पूरी अकाउंटिंग जो की जाती है वह किस कंसेप्ट पे की जाती है और कैसा ट्रांजैक्शन करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट के अंतर्गत आएगा, वही आज के क्लास में हम जानेंगे समझेंगे। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो देखो ये कंसेप्ट क्या बता रहा है। कह रहा इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। अब सुन लेना, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। तो हम पढ़ाए थे ना आपको कि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसके बीच करते हैं? दो व्यक्तियों के बीच करते हैं और उस पर डील की जाती है। डील किस पे की जाती है? कोई ना कोई वैल्यू होता है। मान लो यही गुड्स है, ये गुड्स का रेट पूछेंगे ना कितना रुपया है, तो उसको क्या अमाउंट डिसाइड करते हैं ना, कितना 10 रुपए का है या 50 रुपए का या 100 रुपए का है। तो ये बोला गया है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट में मापा जाता है जिसे क्या बोलते हैं? मनी। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और समझना, मतलब ऐसा हम डील कर रहे हैं कि उसमें जैसे मान लो ये रिमोट है और रिमोट पे हम डील कर रहे हैं और यहाँ पे किसी वैल्यू की बात नहीं की जा रही कि कितना तुम दोगे और कितना तुम लोगे। ठीक है, तो वह समझ जाओ बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, उसे सौदा नहीं मानते और ना बिजनेस को रिकॉर्ड करते एक भी रुपए का। मतलब जो डील हो इस पे कि कितने का है, भले ही हम पैसा न ले अलग बात है, लेकिन हम अपने बुक अकाउंट में दिखाए कि हमको इतने का इनको फ्री में दे दिया, यह रिमोट इतने का था इनको फ्री में दे दिया। तो जो वैल्यू मेंशन करना है दिखाते हैं तो उसी को हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन मानते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, अदर किसी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। अब हम नहीं बनाए, ये अकाउंटिंग का रूल है। ठीक है, अकाउंटिंग के रूल में एक कंसेप्ट रखा गया है। तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन करते हैं और वहां पे वैल्यू की बात की जा रही है तो समझ जाना वो ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसको कॉमन एक यूनिट में मापा जा रहा है, पैसे के रूप में मापा जा रहा है, उसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। फिर से देखो बताया जा रहा है, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल उसी अमाउंट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कोई भी सेल्समैन दिन भर में कितने रुपए का, एक महीने में कितने रुपए का सेल किया है, इसी को मनी के रूप में ठीक है मानते हैं और उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यही में बताया जा रहा है, देखो एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए कोई एम्प्लॉई आया या कोई कस्टमर आया और पूछ लिया रिमोट कितने का, हम इतना अच्छा समझा दिए कि वो संतुष्ट भी है, तो चेहरे पर तो खुशी आ गया उसकी कि चलो खरीद लेंगे। खरीदा नहीं तो रखो लाएंगे, कुछ जरूरी नहीं कल मेरे पास आएगा। कहा तो आज उसने संतुष्टि पा गया हमारी दुकान से, लेकिन खरीदा नहीं। ठीक है, तो खरीदा नहीं तो मान लेंगे कि पक्का है खरीदेगा ही खरीदेगा और रिकॉर्ड कर लेंगे 100 रुपए का खरीदेगा नहीं। जब आएगा वो खरीद लेगा तब मनी के रूप में मेजर करेंगे, उसके पहले मनी के रूप में मेजर नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे दुकान से जाएगा कोई दूसरा दुकान वाला पकड़ लिया और 10 रुपए दे रहे हैं, 15 रुपए देंगे, हम 8 रुपए दे देंगे, कहाँ आएगा हमारे पास? कितना पुराओ, ठीक है, वही पुराना हो जाता है। जब तक क्वेश्चन ना रिकॉर्ड हो, वह ट्रांजैक्शन ना हो, सौदा ना हो, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान देना, मनी के रूप में उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम कल ही पढ़ाए थे आपको, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट याद है?
सबका अस्तित्व अलग अलग होता है। तो चलो ये बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है और हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर ये काउंटिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए यह है समझने वाला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या बोला जाता है, देखो बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार हम यह मान करके काउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है और इसे कंटिन्यू एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाला लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है बल्कि ये जूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। अब इसका क्या मतलब है, आप बताओ, आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, सपोज कोई व्यापार करना था छोटा या बड़ा, कि पहले ही मान लेते हो क्या कि हम व्यापार बस 21 साल चलाएंगे या 2 दिन बाद बंद हो जाएगा फिर सब दूसरा काम करेंगे। हम जब व्यापार करते थे मानते हैं या हमेशा मनाते हैं, ठीक है, हे भगवान ये लंबे समय तक चले, अच्छे से चले, ठीक है, दूसरे से किसी कहोगे नहीं हम हमेशा इसी को चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार हम व्यापार को चलाते बीच में टूट जाता है, अलग है। लेकिन कोई भी व्यापारी मान के चलता है क्या नहीं हम लास्ट में जाके 2 दिन के 4 दिन के बाद 1 साल के बाद हम व्यापार बंद कर देंगे, नहीं, ये मान के चलता है, काउंटिंग करता है कि लंबे समय तक चलाएंगे और जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा चलाएंगे और लाइफ भर चलाएंगे, ठीक है। अगर वैसी स्थिति न आए बंद करने की तो लेकिन आ जाता है, कई लोग करोड़ रुपए लगाते हैं 0 रुपए हो जाता है, कई लोग 1 रुपए लगाते हैं करोड़ रुपए हो जाता है। तो आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन पहले ही नहीं सोचते हैं, ठीक है। ऐसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब हर एक व्यापारी मानता है कि इस व्यापार को क्या करूंगा, लंबे समय चलाऊंगा। तो आप बताओ ये जब बिल्डिंग बनवाऊंगा क्या इस ईयर के हिसाब से बनाऊंगा कि हम लोग फ्यूचर सोच के बनवाएंगे? हाँ, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ईटा लाते माटी से बनवा देते, 1 साल चल जाता है फिर अगले साल ढिमला जाता है। बोलो ऐसा करेंगे क्या? हम मान लो कंप्यूटर नया क्यों खरीदते हैं, 2 4 10 साल चले अच्छे से, नहीं तो हम लोग सेकंड हैंड भी खरीद लेंगे, 10 में खराब हो जाएगा, चल जाएगा 2 साल चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम बिल्डिंग बनवाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लाते हैं, कोई भी टूल्स लाते हैं या मान के रखते हैं या मान के चलते हैं कि हम इसको लंबे समय तक यूज करेंगे, इसका लंबे समय तक बेनिफिट लेंगे और इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर है? चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अगला है कॉस्ट कंसेप्ट, सेम इसका मतलब वही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है। इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर को कितने में खरीदा, 50 में खरीदा और उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या मानेंगे, 50 ही रिकॉर्ड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे बोलिए, तो हम बता रहे हैं, देखो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप एक कंप्यूटर खरीदते हो, एक प्रोजेक्टर खरीदते हो, जैसे मान लो सपोज हम एक बाइक खरीदे, ठीक है, आप बाइक आज हम 1 लाख में खरीदे, 10 साल के बाद भी कोई पूछेगा कितने में खरीदे तो क्या बोलोगे, 90,000 में, नहीं 1 लाख। लेकिन क्या हम बेचेंगे तो 1 लाख मिल जाएगा क्या, नहीं, नुकसान होगा। तो अकाउंटिंग कहता है कि देखो जितने में खरीदे तो बता दो, बेचते समय कितना लॉस हो रहा है वो बताना, ठीक है। ये नहीं 2 साल के बाद उसका वैल्यू कम कर देना, 3 साल के बाद वैल्यू कम कर लेना। हाँ, कम करना कैसे करना, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज लगाना कि आज हमारा कंप्यूटर 1 लाख का है तो अगले साल 10% घट जाएगा, 90,000 हो जाएगा, फिर अगले साल कुछ घट जाएगा, ठीक है, हमारा 85,000 आ जाएगा, फिर अगले साल घट जाएगा इतना रुपया आ जाएगा। लेकिन जब शुरू की बात की जाएगी तो हमेशा बताएंगे 1 लाख में खरीदे थे लेकिन 3 साल में इतना घट गया, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब एक कंप्यूटर 50 में खरीदा, 5 साल के बाद भी कोई पूछेगा तो बताएंगे 50 में ही खरीदा, भले हम 10 में बेचे, ठीक है। तभी पता चलेगा कि इस कंप्यूटर को बेचते समय कितने का नुकसान हुआ था, बोलो, तो 10 रुपए बेचा था, जितना वैल्यू उतना नुकसान हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा, हम पूछेंगे आपसे। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा, तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूछ देंगे कि बाबू ये कौन सा कंसेप्ट है, तो तुमको बताना पड़ेगा कॉस्ट कंसेप्ट है।
हम फिर से पूछ देंगे, ये व्यापार को लंबे समय तक चलाना है, ठीक है, और इसी को ध्यान में रख के हम ये बना रहे हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, और बिजनेस का मालिक और बिजनेस अलग अलग एंटिटी है, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये भी बताना पड़ेगा जब आपको क्लियर हो, ये रटने वाला है, ध्यान देना। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो सिंपल है, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, ड्यूअल मतलब दो की बात की जा रही है, एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है, इस कंसेप्ट में यही बताया जाता है। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है। डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती, जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप बताओ हम जितने का हम लोग गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, या जितने का बेचेंगे पैसा उतना ही तो देंगे या लेंगे, बताया जा रहा है व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश इट रिसीव गुड्स फॉर सेम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। मान लो 500 रुपए का खरीदे तो 500 रुपए वो रिसीव करेगा और 500 रुपए हम लोग पे करेंगे, ठीक है, रिसीवर होगा गिवर होगा, देने वाला 500 लेने वाला भी 500, इक्वल वैल्यू रहेगा। उसके बाद से ये भी पढ़ा चुका हूं आपको, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हम बताए थे, टाइम पीरियड क्या होता है अकाउंटिंग का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब बिजनेस का जो अकाउंटिंग करता है इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये भी कंसेप्ट बताए थे, कई सारे ऐसे होते हैं जो डेली चेक करते हैं, कई लोग हर महीने में चेक करते हैं, कई लोग 3 महीने में एक बार चेक करते हैं, कई लोग 6 महीने में एक बार चेक करते हैं, और बड़े बड़े व्यापारी होते हैं साल भर में एक बार चेक करते हैं कि कितना हमने कमाया या कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो देखो ये बताया जा रहा है, क्या इसे बताया जा रहा है, इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, और इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, ईयरली या क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब साल भर में एक बार चेक किया जा सकता है या 3 महीने पे एक बार, क्वार्टर मतलब क्या, 3 महीने पे एक बार, हम पढ़ाए थे क्वार्टर के बारे में, हाल ही में पढ़ाए थे। साल में कितने क्वार्टर, 4, ठीक है, एक क्वार्टर कितने महीने का, कौन कौन सा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन सा क्वार्टर चल रहा है, तीसरा चल रहा है, अभी दिसंबर में बंद किया, इसको जनवरी फरवरी मार्च लास्ट हो जाता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है देखो रखना चाहिए जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। अब आप बताओ आज लगाए हम 10 लाख, अब हम कहे ना हम आंख बंद कर लिए हैं, 10 साल के बाद चेक करेंगे कितना लाख रुपए हुआ, तो पता चला कि कमा लिया तो अच्छा है, अब पता चला कि 10 लाख से 1 लाख रुपया हो गया तो कई लोग चले भी जाते हैं, कहां से ऊपर चले जाते हैं, अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे दादा हो 10 रुपए लगाए थे 10 लाख 1 लाख का हो गया, इसीलिए हर साल चेक करिए बीपी कंट्रोल में रहे। हाँ जैसे मान लो आपके पास पैसा कुछ है, ठीक है, आप पैसा मान लो 2-3 लाख रुपए रखे हो और खर्चा करते जाते हो पता नहीं चल रहा है, और एक बार जब देख रहे हो तो बैलेंस में 10,000 रुपया है, 3 लाख में 10,000 बचा हुआ है, तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन तुम डेली खर्चा करो, चेक करते हो महीने पे या 6 महीने पे या 1 हफ्ते पे, तो क्या होगा, तुमको ये पता रहेगा कि 3 में इतना घट गया इतना ही बचा है, उतना ही ध्यान में रखोगे, इतना घट गया इतना ही बचा है, ठीक है, ये अनुमान नहीं लगा सकते एक बार चेक करोगे तो, इसीलिए हमेशा चेक करना चाहिए, या हफ्ते में या महीने में या 3 महीने में एक बार या साल भर में एक बार। तो बड़े बड़े व्यापारी हैं 3 महीने में और 6 महीने में एक बार चेक करते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी वो डेली चेक करते हैं कि कितना कमाया, कितना कैश बढ़ा, कितना घटा, क्या है सब। लेकिन रियल में पता कब चलता है प्रॉफिट कितना हुआ है, साल में एक ही बार पता चलता है बिजनेस पर्पज के हिसाब से, ठीक है बाबू। चलो अगला ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, ये भी देखो, एविडेंस नाम सुने हो ना, क्या आपके पास सबूत है कि यह माल आप हमसे बेचे हो और हम इतने लाख रुपए का उधार माल खरीद के लेके गए हैं, हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आप लोग पता है ना कि हमारे यहाँ फीस जमा करते तो हम क्या करते हैं, आपको रसीद देते हैं, और एक हम अपना कार्बन कॉपी रखते हैं कि आप लोग 1,000 का 2,000 मत बना दो,
ठीक है, 500 का 5000 मत बना दो, ठीक है, क्योंकि देखो बिजनेस में ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है हम बिल बना के नहीं देंगे, ठीक है, वो कहता है नहीं हम तुमसे खरीदवे नहीं किए, कौन सा प्रूफ है, ठीक है, झगड़ा कितना करोगे, कंप्लेन कैसे कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कहता है कि मुझे सबूत चाहिए, बात व्यवहार से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, एविडेंस हमको चाहिए, तो यही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट में कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, ठीक है, डील आपके और दूसरे की मतलब आपके और दूसरे के बीच हो, तो आप क्या खरीदे हो क्या बेचे हो डिटेल दो, कितने का खरीदो कितने का बेचो ये डिटेल दो, बिल रिसीव करो, बिल दो, जिससे आगे चल के हम लोग ट्रेड करने में दिक्कत ना हो, झूठ भी बोल सकता है 1000 का 10,000 भी बता सकता है, 10,000 का 1,000 भी बता सकता है, या वो पैसा नहीं दे रहा तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको सुनवाई भी करेगा, ठीक है, अगर हम लोग प्रूफ न दे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, कहेगा तुम जानो तुम्हारा व्यापार है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, बिना सबूत का हम जाएंगे नहीं उसके यहाँ, किसके यहाँ, जिसके यहाँ तुम भेज रहे हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइसेस, इनवाइस दिया जाता है, वाउचर कल ही पाए थे ना, पेमेंट किए तो पेमेंट वाउचर दे देते हैं लोग, रिसीप्ट किए तो रिसीप्ट वाउचर, परचेज किए तो परचेज वाउचर, जिससे पता चलेगा हम इतने लाख रुपए का परचेज किए थे, ये सबूत है मेरे पास, इतने का सेल किए थे सबूत है मेरे पास, तो इसके लिए आधार पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके, नकली बना के मत दे देना, ठीक है, ध्यान देना, इसमें गवर्नमेंट क्या कह रहा है, मैक्सिमम बिल किससे बनने चाहिए, कंप्यूटर से, ठीक है, प्रिंटेड होने चाहिए, कच्चा बिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो माने नहीं करेंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाती है, हाँ, और कई लोग क्या करते हैं देखते हो ना, हम कहीं खरीदने जाते हैं, पन्ना लाता है, क्या क्या सामान खरीदो लिख देता है, जुड़ के दे देते लोग, ना उसका नाम लिखा है ना नंबर लिखा है ना एड्रेस ले कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा कई बार आप लोग देखते हो, ठीक है, कई लोग बिल बना देते हैं ना, दुकान का नाम एड्रेस सारा डिटेल रहता है, तो एविडेंस माना जाएगा कि ये पर्ची इसके पास कैसे चला गया, तुम खरीदो तभी तुम्हारे पास आया है ना, दिया है, और एक पर्ची बना के हम ही लिख सकते हैं गलती, ना नाम है ना गांव है ना एड्रेस कुछ भी नहीं है, तू नकली मानेगी, ठीक है, तो कई लोग इसे पर्ची बना के दे देते हैं, तो चलिए नहीं लेना चाहिए ज्यादा सामान का खरीदोगे तो, और आपको लग रहा है आज खरीद लिया सामान मिल गया फ्यूचर में से जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी पर्ची लेके चले जाओ, लेकिन हाँ दूसरे का सामान है तो मानते नहीं, कोई दूसरे से बनवा के लेके आए होगे, ठीक, 1 लाख का नहीं खरीदे थे 90,000 का खरीदे होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी नाम से बिल बन जाएगा तो उसको संतुष्टि मिल जाएगा, हाँ उससे खरीदा होगा, अगर झूठ बोलो हम जाके पता नहीं कर लेंगे कितना खरीदा गया नहीं खरीदा गया, यह प्रोसेस होता है, चलिए आते हैं मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग से क्या नाम पता चल रहा है, मैचिंग से मतलब मैच कराइए, मैच कराने का क्या मतलब है, बोलो जल्दी से, मैच कराने का मतलब यह है कि जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में दिखाइए, ठीक है, जिस महीने का इनकम उसी महीने में इनकम दिखाइए, तभी हम अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ, अगर यह मैचिंग सही से नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मालूम खर्चा के 1 लाख कमाए 50,000, उसका रिकॉर्ड हम रखबे नहीं किए तो पता कर पाओगे प्रॉफिट कितना हुआ है लॉस कितना हुआ है, अब मैचिंग कैसे कराएंगे, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार हम अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू मतलब अर्न करते हैं पैसा, ठीक है, प्राप्त करते हैं, और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके, ठीक है, जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री का रेंट कितना दे दिए 10,000, और स्टाफ जो वहां पे है उनका सैलरी कितना दे दिए 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल आपने सेल कितने का कर दिया 2 लाख रुपया किया हो, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख रुपया होगा, सबको ये कैसे, तो बताओ रेंट कितने का दे दिया था, ये भी खर्चा है, अभी हाल में पढ़ाया हूँ, सैलरी दे दिया क्या है खर्चा है, तो बताओ 90,000 यहाँ खर्चा कर दिया, 10,000 यहाँ पे खर्चा कर दिया, सेल क्या है अभी हम हाल ही पढ़ाए थे, आय का स्रोत है, रेवेन्यू है, बोलो आय है, कितना आय किया हमने 2, तो मैंने बताया था कल ही पढ़ाया था कैसे प्रॉफिट निकलेगा, बताओ खर्चा कितना टोटल किया 90 10, ठीक है 1 लाख, और कमाया कितना, और सब छांटने बाद बचेगा कितना 1 लाख, बस ये लिखेगा प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे
कि प्रॉफिट और लॉस किस कंसेप्ट से निकलता है? मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है। हाँ, उसके बाद से रिलीजेशंस कंसेप्ट। इसमें देखो बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना है? तो देखो बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू मतलब जितने का हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। जिस डेट में इनकम रिसीव हो मतलब अगर किसी को माल बेच दिए और 1,00,000 रुपए का बेच दिए, ठीक है, तो यह नहीं हम मानेंगे कि हमारा 1,00,000 रुपए का इनकम हुआ। जब वह इनकम रिसीव हो जाए, पैसा रिसीव हो जाए, तभी बुक ऑफ अकाउंट में कंसीडर करेंगे कितने का रेवेन्यू इनकम हुआ है, अन्यथा इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है। और कह रहा इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब हम सामान बेच दिए, पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसा हम नहीं दिखा देंगे कि हम सामान बेचे और पैसा भी आ गया है। आज तो कल भी करेगा, तभी दिखा दो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो जब आएगा तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। अगला है लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट, फिर से वही है, वो एविडेंस मांग रहा था वहां पे, तो उसमें इनवाइस बना के दे रहे थे और वाउचर। इसमें क्या है, इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होने चाहिए, अर्थात लॉ में आधार निर्धारित नियम के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट का जो रूल बनाया गया उसके हिसाब से हमको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, इलीगल नहीं करना है, क्या करना है, लीगल करना है। मतलब गवर्नमेंट कहता है जीएसटी से रिलेटेड तुम ट्रांजेक्शन करना, जीएसटी से रिलेटेड बिल बना के देना, तुम जीएसटी कस्टमर से ले लेते हो, उसको दिखाते नहीं हो, तो इलीगल माना जाएगा। ठीक है। काम कर रहे हो 10 रुपए का, दिखा रहे हो 2 रुपए का, तो वह इलीगल माना जाएगा। तो आगे चल के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नोटिस चला जाएगा। ठीक है। और अगला है एक्रूवल कंसेप्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो यह और यह दोनों सेम दिखेगा तुम लोग को, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या, इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पे। अब बताओ अंतर समझ आ रहा है? यह कंसेप्ट कहता है कि जैसे सामान बेच दी रिकॉर्ड कर दो, पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। यह कंसेप्ट क्या कहता है जी, जब पैसा रिसीव हो जाए तब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए। कब पैसा दे रहे हैं उसका बात अलग है, देखेंगे आगे। ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट। यह हम लोग का कल का टॉपिक है। एक एक करके स्टेप बाय